हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट 906। इस वीडियो सीरीज में हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हर एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चंस मैंने 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के ऊपर है, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 12 और 13 दोनों पे ही क्वेश्चन आते हैं। कई बार एक साथ में पूछ लेते हैं क्वेश्चन को और कई बार अलग अलग करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस वीडियो में आर्टिकल 12 के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 13 से रिलेटेड, और ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, कोई भी आंसर जो है अपने आप में सफिशिएंट नहीं हो सकता, परफेक्ट नहीं हो सकता। उसको आप हमेशा ही इम्प्रूव कर सकते हो। ये आपको एक रेफरेंस देगा कि किस तरीके से एक आंसर को लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे, उसके बाद उसके आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। बट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म अदर अथॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एक्सप्रेसली। काइंडली एड्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म इन द लाइट ऑफ रोल ऑफ स्टेट इन पोस्ट लिबरलाइज्ड इंडिया। तो इस क्वेश्चन को हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए इस क्वेश्चन में। डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात की है, तो पहली चीज़ तो यही होगी कि वो आर्टिकल हम लिखेंगे जो आर्टिकल के अंदर डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। ठीक है, तो हम आर्टिकल 12 को एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन में। और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 12 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी है। और बहुत सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही एनफोर्स किए जा सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम आर्टिकल 12 को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अदर अथॉरिटी जो है वो टर्म एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं की गई है कि क्या क्या अदर अथॉरिटी के अंदर आएंगे, तो उसी चीज़ को हमें एड्रेस करना है। तीसरी चीज़ इसमें पूछी, पोस्ट लिबरलाइज इंडिया में स्टेट का क्या रोल है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी अदर अथॉरिटी के अंदर। जब लिबरलाइजेशन हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं उसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उससे क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी खोल दी गई थी बाहर की कंपनियों के लिए भी। बाहर की कंपनियां आकर के वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ इंडिया जो है मूव किया था। तो एक तरीके से लिबरलाइजेशन होने से पहले जो है इंडियन इकोनॉमी को अगर हम देखेंगे तो वो सोशलिस्ट बैंड था इकोनॉमी का। मोस्टली जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स, रिसोर्सेज जो थे वो सरकार के हाथ में थे और सरकारी कंपनियों का ज़्यादा चलन था। उसके बाद प्राइवेट एंटिटीज़ उभरने लगी और प्राइवेट एंटिटीज़ वो सारे फंक्शन परफॉर्म करने लगी जो कि स्टेट परफॉर्म करता था पहले। तो जो पब्लिक फंक्शंस हैं वो अब प्राइवेट एंटिटीज़ भी परफॉर्म करती हैं। तो उससे जो है स्टेट का किस हद तक रोल बढ़ जाता है वो चीज़ भी हमें इसमें डिस्कस करनी होगी। तो देखिए, मैंने इसको कैसे आंसर किया। पहले मैंने आर्टिकल 12 लिखा। आर्टिकल 12 के अंदर जो डेफिनेशन आप सीधे पॉइंटर्स में भी लिख सकते हो, और अगर आपको बेयर टेक्स्ट याद रह जाता है तो वो और भी अच्छा है। लेकिन मोस्टली जो है एग्जाम के में प्रेशर इतना होता है कि बेयर टेक्स्ट याद करना बहुत मुश्किल है, तो उसको पॉइंटर्स में तोड़ सकते हैं। तो मैंने पॉइंटर्स में लिखा है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट जो है किसके अंदर आ जाएगी, स्टेट के अंदर आती है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट किसके अंदर आता है, स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आता है। और लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़, ये दो हैं जो एम्बिग्यूअस टर्म्स हैं। लोकल अथॉरिटीज़ को तो फिर भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं डिफाइन किया गया है, जैसे कि जनरल क्लोजेज एक्ट जो है 1897 का। माइंड इट, ये 1897 में जो ब्रिटिशर्स थे तो उनके द्वारा लिखा गया था जनरल क्लोजेज एक्ट। बाद में अमेंडमेंट्स भी हुए इसमें। सेक्शन 3 और उसकी क्लोज 31 डिफाइन करती है लोकल अथॉरिटीज़ को, जिसके अंदर म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स एंड अदर अथॉरिटीज़ लीगली एंटाइटल्ड टू और entrusted बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल एंड लोकल फंड, उसके द्वारा जो मैनेज की जाती हैं वो सब किसके अंदर आती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर आती हैं। और पंचायती राज जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, तो पंचायत भी किसके अंदर आएंगी, लोकल अथॉरिटी के अंदर आएंगी। जो सबसे डिस्प्यूटेड पार्ट है, जो सबसे एम्बिगुअस पार्ट है, वो है अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी के अंदर क्या क्या आएंगी, अगर वो स्टेट का पार्ट बन जाती हैं कोई भी एंटिटी, तो उसके अगेंस्ट हम फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस होती है इसका।
अब हम केस पे मूव करते हैं। जो सबसे पहला केस इसमें था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, 1954 का एक केस लॉ है। इसमें क्या बोला गया था कि जो लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी जो टर्म है उसको हमें इस तरीके से पढ़ना होगा कि जो इससे पहले वाली डेफिनेशन में वर्ड यूज किए गए हैं उसी से रिलेटेड ये भी है। कहने का मतलब ये है, जैसे इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड और लोकल और अदर अथॉरिटी। तो लोकल और अदर अथॉरिटी को किसके रेफरेंस में लेते हुए पढ़ना पड़ेगा हमें? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, इसके रेफरेंस में हमें पढ़ना होगा। ये बोला गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में। इसमें एक जो फ्रेज यूज की गई थी वो थी एजुस्डम जेनरस, कि लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी शुड बी इन एजुस्डम जेनरस विद द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, मतलब हैविंग सेम काइंड, करेक्ट, उनका सेम कैरेक्टर है। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ रीजनिंग का। नोटबुक, पेन, पेंसिल और एक ब्लैंक है। ब्लैंक के लिए ऑप्शन दे रखे हैं कार, बस और इरेजर। तो अब जाहिर सी बात है कि उसमें इरेजर रखोगे। तो इरेजर क्या है? एजुस्टम जेनरस है नोटबुक, पेन और पेंसिल के, ये सेम तरीके की कैटेगरी के अंदर आती हैं। एंड कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट अदर अथॉरिटी शुड ड्राइव इट्स कलर फ्रॉम 3 प्रीसीडिंग authorities and which must have sovereign power और perform sovereign functions। मतलब अदर अथॉरिटी के अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी जो पहले वाली चीज़ों से अपना मीनिंग ड्राइव करती हैं और उसके पास सोवरिन पावर है और वो सोवरिन फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है। लेकिन इस केस का जो रेशियो था उसको रिवर्ट कर दिया गया था। उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1961 का ये केस है। और कोर्ट ने कहा था कि जो रूल है एजुस्डम जेनरस का, दैट इज ऑफ सेम काइंड, वुड नॉट बी अप्लाइड इन इंटरप्रेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ अदर अथॉरिटी अकरिंग इन द आर्टिकल 12। क्यों नहीं किया जा सकता इसको यूज, क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अदर ये पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पार्ट है, गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, तो वो खुद में ही अपने आप में कोई सिंगल टर्म नहीं है, वो अलग अलग मल्टीपल टर्म्स हैं और उनको हम एक तरीके से उनका सेम मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं। And court further held that approach of adjustum generis, that is of same kind, is very narrow and restrictive in nature। नैरो रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर क्यों है? क्योंकि अगर उसी के सेम मीनिंग ड्राइव करेंगे हम तो सिर्फ वही बॉडी आ सकती हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। जो और अथॉरिटीज़ हैं वो हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इसलिए अदर अथॉरिटी को हम एजुस्डम जेनरस नहीं बोल सकते विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट और या गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब नेक्स्ट केस है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इस केस में बोला गया था कि अदर अथॉरिटी इतना वाइड टर्म है अपने आप में, उसके अंदर वो सारे बॉडी आ जाएंगी जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन से बनाई गई हैं, जैसे कि यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसकी जो फाउंडेशन है वो हमें मिलती है, या फिर किसी स्टैट्यूट से बनाए गए हैं। स्टैट्यूट से कैसे बनाए जा सकते हैं? जैसे कि एलआईसी है, ओएनजीसी है, ये किसी एक पर्टिकुलर उनके लिए स्टैट्यूट बनाया गया है, मतलब लॉ बनाया गया है, उस लॉ से उसको क्रिएट किया गया है। तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल में ये बोला गया कि इतनी वाइड टर्म है, इसके अंदर ये दोनों ही बॉडी आ जाएंगे अदर अथॉरिटी के अंदर और वो स्टेट का पार्ट होंगी। नेक्स्ट केस है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इसमें कुछ कुछ वही रेशियो को अडॉप्ट किया गया जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बोला गया था कि स्टेट इंक्लूड स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टेट के अंदर वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस भी आएंगे जो किसी स्टैट्यूट से बनाए गए हैं, जैसे एलआईसी, ओएनजीसी, आईएफसीआई, क्योंकि ये क्या करते हैं? पब्लिक फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, या फिर ये स्टेट के परवेसिव कंट्रोल में है। स्टेट के परवेसिव कंट्रोल का मतलब होता है कि एकदम डीप कंट्रोल, हर एक चीज़ में उसका कंट्रोल है। परवेसिव का मतलब होता है थ्रू एंड थ्रू। जैसे कि अगर कोई टेबल जो है वुडन की है, उसको हम किसी भी कोने से अगर तोड़ के देखें तो उसमें वुड मिलेगा, तो वो है परवेसिव, मतलब हर जगह वो चीज़ मौजूद है उसके अंदर। वैसे ही गवर्नमेंट का कंट्रोल हर जगह मौजूद है उस कॉरपोरेशन के अंदर, ये होता है परवेसिव कंट्रोल का मतलब। नेक्स्ट केस जो मैंने इसमें लिखा है आर डी सेट्टी, रामानंद दयाराम सेट्टी वर्सेस
इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया था कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो भी स्टेट का पार्ट है। क्यों स्टेट का पार्ट है? क्योंकि वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके ऊपर सिग्निफिकेंट कंट्रोल है गवर्नमेंट का, इसीलिए वो अदर अथॉरिटी के अंदर आएगा। और इसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस भी लेट डाउन की गई थी, लेकिन अजय हासिया वर्सेज खालिद मुजीब में भी वो गाइडलाइंस दी गई थी, तो मैंने इसको पैराग्राफ में ही लिख दिया। मेनली आपको 3 चीज़ें देखनी है, 3 फैक्टर जो है वो की हैं याद करने के लिए। सिर्फ 3 चीज़ें याद रखना ये ज़रूरी है। फाइनेंस देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखेंगे। किसी भी एक्स बॉडी है, इसको अगर हमें डिटरमाइन करना कि ये स्टेट का पार्ट होगा कि नहीं, ये अदर अथॉरिटी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, देखेंगे हम क्या कि इसको फाइनेंस, पैसा कौन दे रहा है। अगर सरकार पैसा दे रही है तो हो सकता है कंट्रोल भी सरकार का हो। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि फंक्शन क्या कर रही है, एक्स जो बॉडी है वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, क्या ये पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ऐसे सारे फंक्शंस जो एक आइडियली वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के अंदर आते हैं, एक वेलफेयर स्टेट के अंदर उसको परफॉर्म करना चाहिए स्टेट को, और वो कौन परफॉर्म कर रहा है, ये एक्स कॉरपोरेशन जो परफॉर्म कर रहा है। क्या ये पब्लिक फंक्शंस हैं, वो देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, कि उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल किसका है। अगर ये तीनों चीज़ें स्टेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अदर अथॉरिटी के अंदर आएगी और वो स्टेट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। अब इसके बाद से जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि पोस्ट लिबरलाइजेशन के सिनेरियो में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन के बाद किस तरीके से स्टेट का रोल बढ़ जाता है, उसके ऊपर देखेंगे। उसके लिए मैंने छोटा सा यहाँ पे इंट्रो लिखा है। पोस्ट लिबरलाइजेशन, द रोल ऑफ स्टेट हैज सिग्निफिकेंटली इवॉल्व्ड पर्टिकुलरली विद द प्राइवेटाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग ऑफ वेरियस पब्लिक फंक्शंस। मतलब प्राइवेटाइजेशन हुआ, और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या हुआ, आउटसोर्सिंग। जब कोई काम हम खुद ना करके किसी और से करवाएं तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। कि स्टेट खुद नहीं काम कर रहा है, जो पब्लिक फंक्शन से उसको कौन परफॉर्म कर रहा है, प्राइवेट एंटिटीज परफॉर्म कर रही हैं ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट। जैसे रोड बनाना है, ठीक है, अब रोड की कंस्ट्रक्शन आइडियली किसको करनी चाहिए, स्टेट को करनी चाहिए, लेकिन अब कौन कर रहा है, प्राइवेट एंटिटीज कर रही हैं रोड की कंस्ट्रक्शन, तो वो पब्लिक फंक्शन था और कौन परफॉर्म कर रहा है, प्राइवेट एंटिटीज। सो दिस हैज़ नेसेसिटेट द ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 12। इसी चीज़ ने इस चीज़ को बढ़ा दिया कि हमें आर्टिकल 12 में की जो डेफिनेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा अदर अथॉरिटीज़ के अंदर। क्यों करना पड़ेगा, ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट ना करे। ठीक है, अगर वो स्टेट का पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको हम क्या मानेंगे, वो भी स्टेट है, और एक एक्सटेंडेड वर्जन हो जाएगा आर्टिकल 12 का। इसके बाद मैंने फिर केस लिखे हैं, जी टेलीफिल्म लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने बहुत सारे केसेस की पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखी है, और जिनकी मैंने नहीं कर रखी अपलोड, मैं आने वाले टाइम में करूँगा उसके लिए अपलोड। अगर आप ये बाद में देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ वो सारी वीडियोस ज़रूर देखना जाके जो इंडिविजुअली मैंने केसेस की बना रखी है। उसके लिए आप मेरी चैनल में जाओगे, जो प्लेलिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सेकंड, उसके जो केस लॉज हैं वहाँ से आप इंडिविजुअली सारे केसेस को पढ़ना, क्योंकि किसी भी केस का जो रेशो होता है वो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब उसके आपको फैक्ट क्लियर होंगे कि किस तरीके से वो केस शुरू हुआ, क्या उसमें लीगल इशू अराइज हुए, और किस तरीके से फिर कोर्ट ने उस लीगल इशू को एड्रेस किया, मतलब उसका रेशो डिसेंडाई क्या है। तो आप प्लीज़ जा करके जरूर देखना अगर आपके पास टाइम है तो। जी टेलीफिल्म लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का एक केस लो है। इसमें बोला था जो बीसीसीआई है वो स्टेट नहीं है। बीसीसीआई स्टेट नहीं है, क्यों नहीं है स्टेट, क्योंकि वो सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज एक्ट, ठीक है, लेकिन वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो कुछ हद तक उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। यही इस केस में बोला गया था। द कोर्ट हेल्ड दैट बीसीसीआई इज नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12 एज इट वॉज नॉट सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ना तो उसको सब्सटेंशियली और फाइनेंशियली, मतलब ना तो फाइनेंस उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, ना ही गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल था। Though its action could be still challenged under Article 226 if they affect the fundamental right, लेकिन इसके एक्शंस को चैलेंज किया जा सकता है अगर ये फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहे हैं तो। क्योंकि मुझे बस एग्जाम में 2-4 लाइन का रेशियो लिखना था तो मुझे सिर्फ यही रेलिवेंट पोर्शन लगा, बाकी और भी हो सकता है इसमें रेलिवेंट पोर्शन, आप इसको और सर्च करके लिख सकते हो, अपने अलग अलग मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट केस है प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसमें बोला गया था कि जो अजय हासिया के केस था, ऊपर मैंने जो केस बताया था, इसमें जो
ये फाइनेंशियल कंट्रोल देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखेंगे। ये सारे टेस्ट जो दिए गए थे, इस टेस्ट को एम्फेसाइज करते हुए बोला कि ये टेस्ट देखने पड़ेंगे और ज़रूरी नहीं कि उनमें से कोई एक चीज़ अगर मान लो फुलफिल हो रही है तो वो स्टेट के अंदर ही आ जाएगा। जैसे कि अगर स्टेट फाइनेंस कर रहा है किसी कॉरपोरेशन को तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट नहीं बन जाएगा, हमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होंगी, ये केस टू केस बेसिस डिटरमाइन करना होगा। लेकिन अगर ये पाया जाता है कि उस पर डीप परवेसिव कंट्रोल है स्टेट का, फाइनेंस भी स्टेट प्रोवाइड कर रहा है और फंक्शन जो है वो उस कॉरपोरेशन के वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो डेफिनेटली स्टेट होगा। और उसको हम इस तरीके से देखेंगे कि वो स्टेट की ही इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, मतलब स्टेट का ही एक अभिन्न अंग है और स्टेट का एक एजेंसी की तरह वो काम कर रहा है। तो यही चीज़ इसमें बोली गई थी। उसके बाद में मैंने बस थोड़ा सा इसका ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन का सिग्निफिकेंस बताते हुए कंक्लूड किया अपने आंसर को। आप और भी जो हमारे सिलेबस के केसेस हैं जैसे सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, वो सारे केसेस भी आप लिख सकते हो अगर आपको याद रहे तो। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है आंसर। अब कंक्लूड मैंने किस तरीके से किया इसको, ए ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट इज वाइटल। क्यों वाइटल है वो ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन? दैट द फंडामेंटल राइट आर नॉट सर्कमवेंटेड बाय द डेलीगेशन ऑफ पब्लिक फंक्शंस। अब डेलीगेशन का मतलब होता है हम खुद ना करके दूसरे को वो फंक्शंस डेलीगेट कर दिए कि आप कर लो ये फंक्शंस। इस केस में कौन कर रहा है? वो प्राइवेट एंटिटीज पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ना हो कि क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज़ के ऊपर तो हम फंडामेंटल राइट्स लगा नहीं सकते, जैसे कि आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, वो हम स्टेट के अगेंस्ट ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट को सर्कमवेंट ना किया जाए, मतलब उससे बचा ना जाए फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट को अपहोल्ड करने की जरूरत है। तो इसीलिए इस इंटरप्रिटेशन को हमने ब्रॉडर किया है। दिस इंटरप्रिटेशन अलाइन विद द डायनेमिक नेचर ऑफ गवर्नेंस and expanding role of state in modern society, especially in sectors like education, healthcare and public utilities। जो ये सारे सेक्टर्स हैं इसमें जो स्टेट खुद ना काम करके जो प्राइवेट एंटिटीज से काम कर रहा है, तो वो प्राइवेट एंटिटीज फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करे, इसलिए इस तरीके की हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। दिस एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ensure that the fundamental rights are upheld against entities that impact public life and functions, maintaining the essence of the welfare state। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करेगा उनके अगेंस्ट में जो पब्लिक लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, पब्लिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं ऐसी सारी एंटिटीज, और मेंटेन करता है कि एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है वो बना रहे, एक वेलफेयर स्टेट की जो हमने परिकल्पना की थी वो मेंटेन रहे। आई होप आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, और आप जैसा कि मैंने पहले बोला था आप इसको हमेशा ही इम्प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैं इसका हो सकता है एक दो अल्टरनेटिव वर्जन भी मैं अपलोड कर दूं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, लो बाइट्स 906 से। थैंक यू सो मच।